अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इस कालांश में आज हम चर्चा करेंगे उपन्यास के प्रमुख तत्वों की, यानी उपन्यास के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। इन पर हम देखेंगे कि कथा वस्तु के गुणों का उल्लेख करते हुए उपन्यास के प्रमुख तत्व की विवेचना किस आधार पर हो सकती है वो करेंगे। यानी आधुनिक काल में उपन्यास प्राय सभी भाषाओं के साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्य विद्या मानी जाती है। यानी आधुनिक काल में क्या है, उपन्यास है वो सभी भाषाओं की, साहित्य की जो भी भाषाएं उनमें सब में सर्वाधिक अगर लोकप्रिय कोई विद्या है तो वह है उपन्यास। सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका अपना एक विशिष्ट महत्व है। साहित्य को यदि जीवन जगत की प्रतिछाया माना जाता है तो यह स्वीकार किया जा सकता है कि जीवन की जितनी संपूर्ण सौंदर्यमय छवि उपन्यास में उभरती है उतनी अन्य किसी साहित्य विद्या में नहीं। यानी अगर सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है उपन्यास का, तो अगर साहित्य को यदि जीवन जगत की प्रतिछाया माना जाए तो यह स्वीकार किया जा सकता है कि जीवन की संपूर्ण जो सौंदर्यमय छवि है वो उपन्यास में उभरती है, अन्य किसी साहित्यिक विद्या में नहीं उभरती। इस प्रकार उपन्यास में जीवन के सभी पक्षों के साथ समग्र परिवेश का और समग्र मानवीय मनोभावों का समावेश रहता है। इस कारण उपन्यास में महाकाव्य या प्रबंध काव्य के समान व्यापकता एवं रसास्वाद की पूर्ण क्षमता मानी गई है। यानी अब अगर माने तो उपन्यास के तत्व, यानी विद्वानों ने उपन्यास के 6 तत्व माने हैं। कितने तत्व माने हैं? 6 तत्व, जिसमें होता है, पहला तत्व होता है कथा वस्तु, दूसरा होता है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा होता है कथोपकथन या संवाद, चौथा होता है देश काल या वातावरण, पांचवा होता है भाषा शैली और छठा होता है उद्देश्य। यानी उपन्यास के तत्व कौन कौन से माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं। और 6 तत्व कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद कह सकते हैं, देश काल या वातावरण, भाषा शैली या उद्देश्य। तो इन तत्वों के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने शीर्षक को भी एक तत्व माना है और कुछ ने द्वंद्व अथवा संघर्ष को, तथा कुछ ने कौतूहल या द्वेदी भाव यानी सस्पेंस, इनको भी तत्व माना है। परंतु वास्तव में रचना कौशल के ही अंग है। परंतु वास्तव में ये क्या है? रचना कौशल के ही अंग है। तो उपर्युक्त 6 तत्वों में भी मुख्य कथा वस्तु और पात्र है। देश काल कथा वस्तु का ही एक अंग है जो उसे स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाता है। उद्देश्य वह परिणाम है जिसे कथा वस्तु के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तथा शैली और संवाद उसे प्राप्त करने के साधन है। यानी अगर वास्तव में देखा जाए तो कथा वस्तु और पात्र ही इसके मुख्य तत्व होते हैं, क्योंकि देश काल कथा वस्तु का ही एक अंग है और उसे स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाता है। उद्देश्य वह परिणाम है जिसे कथा वस्तु के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तथा शैली और संवाद उसे प्राप्त करने के साधन है। तो पहला लेते हैं हम कथा वस्तु। यानी उपन्यास में वर्णित कहानी को कथा वस्तु कहते हैं। यानी उपन्यास में जो वर्णित कहानी है उसको क्या कहते हैं? कथा वस्तु कहते हैं। यानी कथा वस्तु ही उपन्यास का अनिवार्य तत्व है। यानी उपन्यास में जो कहानी होती है, जिसका वर्णन किया जाता है, वो ही कथा वस्तु होती है और कथा वस्तु ही उपन्यास का अनिवार्य तत्व है। और उसमें भी कई प्रकार के गुण होते हैं, निम्न गुण हैं जिनको हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है मौलिकता। पहला क्या है? मौलिकता। तो इसमें देखिएगा कि उपन्यास की कथा वस्तु कल्पित, लोकविश्रुत अथवा ऐतिहासिक हो सकती है। यानी उपन्यास की जो कथा वस्तु है या जिसको
जिसको हम उसका वर्ण विषय कह सकते हैं, वो कई प्रकार की हो सकती है। वो हो सकता है कल्पित हो, कल्पना की गई हो, या लोक विश्रुत हो यानी लोगों से सुनी हुई हो, या फिर कोई ऐतिहासिक हो। सभी प्रकार के कथानकों में मौलिकता का गुण अनिवार्य है। यानी अगर किसी भी प्रकार का कथानक ले लो आप, उसका मौलिक होना जरूरी है। अगर वो कथा वस्तु है, वो अगर मौलिक नहीं है तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए किसी भी प्रकार का कथानक हो, उसमें मौलिकता का गुण अनिवार्य है। कल्पना प्रस्तुत कथानक में तो इस गुण का स्वतः समावेश हो जाता है। मौलिकता कब कब आ जाती है ज्यादा? जब अगर कल्पना प्रयुक्त हो। अगर कल्पना से प्रसूत कोई उपन्यास लिखा जाए तो उसमें तो कथानक में मौलिकता है वो स्वतः ही आ जाती है। जन परंपरागत एवं इतिहास सिद्ध घटनाओं को भी अपनी कथा का आधार बनाते समय उपन्यासकार के लिए उसमें मौलिकता लाना आवश्यक है। अगर मान लीजिए इतिहासकार है या कोई उपन्यासकार है, अगर जन परंपरागत एवं इतिहास प्रसिद्ध घटनाओं को अगर वो अपने कथा का आधार बनाता है, कथा वस्तु बनाता है, तो उसमें भी लोक मौलिकता लाना आवश्यक है। यानी उपन्यासकार के द्वारा उसमें भी मौलिकता लाना अति आवश्यक है। इसके लिए वह लोक विश्रुत अथवा इतिहासोनुमोदित घटना में कल्पना का मिश्रण करता है। यानी वो लोगों से सुनी हुई अगर आधार लिया है अगर कथा का, या फिर इतिहास से अनुमोदित है, तो भी उसमें घटना का जो कल्पना का मिश्रण है वो होना चाहिए, उसमें भी मौलिकता होनी चाहिए। तो इस कल्पना के समावेश से वह ऐतिहासिक सत्य की रक्षा करता हुआ नवीन प्रसंगों की उद्भावना कर सकता है। यानी अगर वो उसमें कल्पना में का मिश्रण करता है तो भी उसमें मौलिकता लाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का मिश्रण उसे आवश्यक रूप से करना होता है। तो अगर इस कल्पना के समावेश से वह ऐतिहासिक महत्व की अगर रक्षा करता हुआ नवीन प्रसंगों का उद्भावना कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उपन्यास के कथानक में मौलिकता के गुण का होना अनिवार्य है। तो कथा वस्तु में पहला पॉइंट कौन सा हो गया? यानी पहला बिंदु मौलिकता, यानी उपन्यास में मौलिकता का होना अति आवश्यक है। कथा वस्तु में दूसरा बिंदु लेते हैं संभाव्यता। संभाव्यता का यह भी एक मौलिकता का ही है वैसे तो, यानी संभावना के बिना मौलिकता अर्थहीन है। अगर संभावना ही नहीं है किसी चीज की तो उसमें मौलिकता कैसे आ सकती है? इसलिए संभावना के बिना मौलिकता है वो अर्थहीन है। घटनाएं काल्पनिक होने पर भी संभव प्रतीत होनी चाहिए, क्योंकि अगर उपन्यासकार कोई घटना लिखता है तो वह घटना तो काल्पनिक है, पर ऐसा लगना चाहिए कि यह ऐसा संभव हो सकता है। तो संभाव्यता का मिश्रण होना अति आवश्यक है। तो घटनाएं काल्पनिक होने पर भी संभव प्रतीत होनी चाहिए, अन्यथा उनमें पाठकों के हृदय में अविश्वसनीयता की सृष्टि होती है। अगर घटना इस प्रकार की लिखें जो संभावना ही नहीं है, जिसकी जो हो ही नहीं सकती, तो फिर उस पर विश्वास पाठक नहीं करेगा। इसलिए घटना ऐसी होनी चाहिए, चाहे कल्पित हो, परंतु वो संभव लगनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप पाठक की तन्मयता भंग हो जाती है। अतः उपन्यास की घटनाओं को प्रत्यक्ष जगत की अनुभूतियों का सबल आधार देना चाहिए। अतः क्या है? उपन्यास की घटनाओं को प्रत्यक्ष जगत की अनुभूतियों का सबल आधार देना चाहिए, जिससे जब पाठक पूर्ण विश्वास के साथ उपन्यास के पढ़ने में मग्न होता है तो वह यह भूल जाता है कि वह औपन्यासिक गगन में विचरण कर रहा है। यानी अगर विश्वसनीय घटनाएं होगी, चाहे हो तो कल्पित परंतु संभावित होगी, तो फिर जो पाठक है वो उपन्यास को पढ़ेगा तो उसे यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वो एक कल्पना की जगत में या कल्पित जगत में विचरण कर रहा है। उस समय उसे काल्पनिक और व्यावहारिक में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। यानी जब पाठक पढ़ता है तो वो व्यावहारिक और काल्पनिक में भेद नहीं कर पाता,
तो इस प्रकार कथा वस्तु में संभावना का होना या संभावना के गुण का होना नितांत अपेक्षित है या आवश्यक है। तीसरा लेते हैं हम रोचकता। तीसरा बिंदु कौन सा लेते हैं? रोचकता। यानी यह भी कथानक का एक अनिवार्य गुण है। यानी मौलिकता जिस तरह से अनिवार्य है, संभाव्यता जिस तरह से अनिवार्य है, उसी तरह रोचकता भी कथानक का एक अनिवार्य गुण है। इस गुण से विहीन उपन्यास के प्रति पाठकों की रुचि कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए कथा वस्तु है वो रोचक नहीं होगी तो पाठक उसको तन्मयता से नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए उसमें रोचकता होनी अति आवश्यक है, नहीं तो पाठक की रुचि कम हो जाएगी। तो कथा वस्तु में इस गुण को उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि कथा की धारा अपने सहज स्वभाव से प्रभावित हो। रोचकता कब आएगी? जब कम से कम कथा की जो धारा है वो अपने सहज स्वभाव से प्रभावित हो, तभी उसमें रोचकता आएगी। इसके लिए उपन्यासकार पात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में, इसके लिए उपन्यासकार है वो पात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप ही व्यवहार करता दिखाता है। रोचकता लाने के लिए उपन्यासकार क्या करता है? विभिन्न परिस्थितियों में जो उसके पात्र हैं वो अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप ही व्यवहार करते दिखें तो वो रोचकता उत्पन्न करते हैं। यदि कहीं विपर्यंत आता है तो लेखक उसके कारण का उल्लेख कर देता है, जिससे वह विपर्यंत कर्मिक विकास का परिणाम दिखाई देता है। यानी उपन्यास में मौलिकता के साथ साथ संभाव्यता के साथ उसमें रोचकता भी होनी चाहिए, तभी कथा वस्तु का औचित्य है। अब चौथा जो बिंदु लेते हैं वो है संघर्ष। चौथा बिंदु कौन सा लेते हैं? संघर्ष। तो देखिए कि संघर्ष कथानक को रोचक बनाता है। संघर्ष है वो कथानक को क्या बनाता है? रोचक बनाता है। यह संघर्ष व्यक्ति के अंतर जगत में घटित होता हुआ दिखाया जा सकता है। इस संघर्ष की स्थिति में मानव कुछ अवधि के लिए किंकृत्य विमूढ़ हो जाता है, कभी एक भावना के प्रवाह में बहता है और कभी दूसरी भावना तरंग उसे अपने अधीन कर लेती। इस अस्थिरता से वह विकल हो उठता है। अंत में किसी निर्णय पर पहुंचकर वह अपने विकल्प को शांत करता है। यह संघर्ष बाह्य अर्थात भावनाजन्य न होकर परिस्थितिजन्य होता है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं और रूढ़ियों में फंसकर मानव अनिच्छा से उनके सम्मुख नतमस्तक होता है। इन दोनों आंतरिक और बाह्य संघर्षों का विन्यास उपन्यासकार की कथा को रोचक बना देता है। यानी इसमें संघर्ष का क्या है? संघर्ष है वो कथानक को रोचक बनाता है। और संघर्ष कब है? जब भावना तरंग में बहता है। यानी उसके पात्र हैं वो भावना तरंग में इस तरह से बहे कि पाठक को ऐसा लगे कि वह किस स्थिति पर या किस मोड़ पर जाकर के इसका पटाक्षेप करेगा। तो वह इस विकल्प को शांत कब करेगा? वो अंत में निर्णय पर पहुंचकर करेगा। तो ये जो भावजन्य यानी संघर्ष जो बाह्य है अर्थात भावजन्य है, न होकर के परिस्थितिजन्य होना चाहिए। तो सामाजिक व्यवस्थाओं और रूढ़ियों में फंसकर मानव है अनिच्छा से उनके सन्मुख नतमस्तक होता है। इन दोनों आंतरिक और बाह्य संघर्षों का विन्यास उपन्यास की कथा को रोचक बना देता है। अब पांचवा लेते हैं हम तारतम्य। तारतम्य का मतलब एक दूसरे में पिरोया हुआ। जैसे प्रत्येक प्रसंग तथा वर्णन का अपने उचित अनुपात में रहना भी उपन्यास की कथा वस्तु का आवश्यक गुण है। यानी उचित अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्रसंग या वर्णन है कोई लंबा चौड़ा हो गया कोई कम हो गया, ऐसा नहीं है। उनमें अनुपात बराबर रहना चाहिए। तो कथानक में मार्मिक स्थलों तक पहुंचाने वाले प्रसंगों का उचित मात्रा में वर्णन ही अपेक्षित है। यानी कथानक में मार्मिक स्थलों तक पहुंचाने वाले प्रसंगों का उचित मात्रा में वर्णन ही अपेक्षित रहता है। यानी एक घटना से कई कार्य सिद्ध कर लेना तारतम्य का विशेष लक्षण है।
यानी एक घटना से ही कई कार्यों को सिद्ध कर लेना तारतम्य का विशेष लक्षण है। इसे साहित्यिक संक्षेप भी कहा जा सकता है। इसे साहित्यिक रूप में संक्षेप भी कहा जा सकता है। एक ही घटना कथानक के प्रसार में सहायक हो सकती है, यानी एक ही घटना कथानक को आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। पात्रों के चारित्रिक विश्लेषण में काम दे सकती है। देश काल के चित्रण में भी उसका महत्व हो सकता है। यानी अगर एक ही घटना है वो कथानक के प्रसार में सहायक होती है, साथ ही साथ वो पात्रों के चारित्रिक विश्लेषण में काम भी करती है, दे सकती है, और देश काल के चित्रण में भी उसका विशेष महत्व होता है। इस प्रकार एक घटना के वर्णन से अनेक कार्यों की सिद्धि से कथानक में तारतम्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। यानी इस प्रकार अगर देखें तो एक ही घटना के वर्णन से अनेक कार्यों की सिद्धि में कथानक में तारतम्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। तो इस प्रकार अगर हम चर्चा करें तो कथा वस्तु की एक विशेषता और देख लेते हैं, वो है सुगठितता। तो सुगठितता में देखिए, सुगठितता का अर्थ विविध अवान्तर प्रसंगों के पारस्परिक गठन से है। जिस प्रकार एक प्रसंग की घटनाएं परस्पर संबंध होनी चाहिए, उसी प्रकार उपन्यास के अंतर्गत अन्य प्रसंगों का भी परस्पर सुगठित होना आवश्यक है। एक औपन्यासिक कथा की सुगठितता के लिए भी मूल कथा में अवान्तर कथा प्रसंगों को यथास्थान विनियत करने, उनका उचित विभाजन, उनके विभिन्न व्यापारों को उचित गति प्रदान करने तथा संधि स्थलों को सुदृढ़ करने को आवश्यकता रहती है। उपन्यास में प्रमुख कथा के अतिरिक्त गौण कथाएं भी रहती है। इसके अलावा पात्रों के चारित्रिक विकास के लिए अन्य गौण प्रसंगों की भी उद्भावना की जाती है। अतः सहायक कथा अथवा अन्य गौण प्रसंगों की उद्भावना मुख्य कथा के प्रवाह को अधिक तीव्र करने के उद्देश्य से भी की जाती है। तो इस प्रकार कथा वस्तु में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कथा वस्तु में मौलिकता होनी चाहिए, कथा वस्तु में संभाव्यता होनी चाहिए, कथा वस्तु में रोचकता होनी चाहिए, कथा वस्तु में संघर्ष होना चाहिए, कथा वस्तु में तारतम्य होना चाहिए, और कथा वस्तु में सुगठितता होनी चाहिए। तभी कथा वस्तु अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर पाएगी। अब आगे के जो इसके तत्व है वो अगले कालांश में हम फिर अध्ययन करेंगे, उनके बारे में फिर विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।